a large number of components, it is not economical to produce both to be assembled parts component using the same operator. नाम से ही जाहिर है इसका, अगर देखें प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये है ना, ऐसे पार्ट्स जो असेंबल हो रहे होते हैं ना, ऐसे दो पार्ट्स जो असेंबल होते हैं, ठीक है, अब अगर वो पार्ट डिफरेंट होंगे तो फिर उनकी असेंबली मुश्किल हो जाएगी। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, ये लिमिट्स होती हैं और ये सारी सारी चीज़ें जो होती हैं ना, further such parts need to be manufactured within minimum possible time without compromising on quality। ठीक है, दोनों चीज़ों को अक्सर यही बात है प्रोडक्शन में जो है नोट किया जाता है, दोनों बड़े ज़रूरी फैक्टर हैं, टाइम भी और क्वालिटी भी। कम टाइम हो और क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। To enable the manufacture of identical parts, mass production, an idea of last industrial evolution that has become very popular and synonymous with the present manufacturing industry becomes inevitable। आइडेंटिकल पार्ट जब बनते हैं ना इसमें, जो असेंबल हो रहे होते हैं, ज़ाहिरी बात है मास प्रोडक्शन होती है, तो मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि वो क्वालिटी तो ज़ाहिरी बात है इतनी नहीं होती, वेरिएशन इतनी नहीं होती, पार्ट्स बन रहे होते हैं तो कुछ लिमिट्स क्रॉस तो नहीं होती, लेकिन ये हो सकता है कि एक जो है ना पार्ट वो आया हो बिल्कुल लोअर लिमिट में और एक बिल्कुल जो है ना अपर लिमिट में आ रहा हो, ठीक है। तो बाद में वो पार्ट अगर चेंजेबल हो, इंटरचेंजेबल का मतलब ये है कि एक पार्ट ख़राब हो गया, उसकी जगह आप एक और पार्ट लगा रहे हैं, और पहला जो पार्ट था वो था अपर लिमिट के साथ, दूसरा पार्ट लोअर लिमिट का है, तो जाहिर बात है वो उस तरह फिर जो है ना फंक्शन में मसले मसाइल आते हैं। तो इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। The modern production technique requires that a complete product be broken into various components parts so that the production of each part becomes an independent process leading to specialization। आजकल की जो ये एडवांस टेक्नोलॉजीज है ना, तो इसमें जो है ना ये क्या हो रहा है कि लोग जा रहे हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ, कि हर एक पार्ट में जो है ना, फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट है उसको इतना स्पेशलाइज कर दिया है, इतना उसमें आगे चले गए हैं, इतनी उसमें इंप्रूवमेंट आ गई है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, कि उसमें जो लिमिट्स है ना, लिमिट्स वो बड़ी कंप्रेस हो गई हैं, बड़ी कम लिमिट होती है। पार्ट जो है ना बिल्कुल जो है ना मीन के साथ जो है ना उसको कोशिश करते हैं कि उसके साथ बनाया जाए, तो इस तरह उसकी क्वालिटी जो है ना वो इम्प्रूव हो गई है, और अगर वो इंटरचेंज भी हो रहा हो तो इतना मसला नहीं करता। The various components are manufactured in one or more batches by different person on different machines at different locations or then assembled at one place। इस एक स्टेटमेंट से आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या होता है, कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन और मोर बेचेस। ये भी हो सकता है कि कंपोनेंट्स दो डिफरेंट बेचेस के हों, बनाए गए दो डिफरेंट पर्सनस की नहीं हों, और दो डिफरेंट मशीनों पे हों, और डिफरेंट लोकेशन पे बनाए गए हों, और फिर उसके वो असेंबल एक खास पार्ट पे कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये बड़ा इसमें ज़रूरी होता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो अगर वर्कशॉप जाएंगे सर गाड़ी जी। सर ये आजकल ये जो मशीन्स में ऑटोमेशन सिस्टम वगैरह है, तो सर उसमें भी ये टॉलरेंस वगैरह होती है या नहीं? उसमें बिल्कुल मिनिमाइज होती है, थ्रू आउट सेम होती है? होती हैं, उसमें भी होती हैं, लेकिन वो बड़ी एक्यूरेट्स होती हैं, बड़ी मिनिमाइज किस्म की होती हैं उसमें टॉलरेंसेस, जी सर। इसीलिए उसकी क्वालिटी बड़ी इंप्रूव होती है। सही आप ये वर्कशॉप में जो है ना, वर्कशॉप में ये जो अक्सर वो जी उस्ताद जो है ना वो शागिर्द को कहता है कि 12 नंबर चाबी ले आओ, 14 नंबर चाबी ले आओ, तो देखिए ये क्या, ये स्टैंडर्ड है। 12 चाबी जो है ना हर जी जगह पे सर 12 चाबी इसी उसकी जी होगी, 14 की भी यही होगी, ठीक है। हम्म तो ये जी सर 12 की चाबी 14 की चाबी ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है। ये अगर एक दफ़ा इनसे ख़राब हो जाए हम्म या गिर जाए, गुम हो जाए, तो फिर 12 की चाबी दुकान से मिल जाती है, वो भी सेम 12 की चाबी होती है, ठीक है ना। सही टू जी अचीव सर। दिस इट इज एसेंशियल ये दैट द पार्ट्स आर। लास्ट स्लाइड में, सॉरी सर, ये लास्ट स्लाइड में जो पहला वो था, फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स नॉट इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस, ये मतलब सेम ऑपरेटर के नहीं बनेंगे सर, ये समझ में नहीं आई सर। इस वाले स्लाइड में लास्ट स्लाइड में सर, प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी के पहला जो स्लाइड था उसमें जो पहला ही पॉइंट था, जी जी, for manufacturing a large ये number जिसमें, of components, it is not economical to जी हाँ produce सर, both to be assembled parts using the same operator, ठीक है। ठीक है, इसकी समझ नहीं है कि मतलब एक ही ऑपरेटर को क्यों नहीं यूज कर सकते, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इतने ज़्यादा पार्ट्स होते हैं ना, इतने कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं और कम टाइम में बनाए जाते हैं जो असेंबल होते हैं आपस में, तो अगर सेम ऑपरेटर होगा ना तो वो फिर भी जो है ना क्या होगा कि एक जैसे पार्ट बनाने की कोशिश करेगा, मतलब एक ऑपरेटर है ना उसका वो लर्निंग कर्व इतना ज़्यादा होता है कि वो जो है ना एक जैसा मार्कर बना रहा होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि मैं मार्कर बनाऊँ तो एक ही उसकी ना
लेकिन मार्कर तो लाखों करोड़ों बनते हैं पूरी दुनिया में। या मैं आपको एक बात बताऊं, 12 नंबर चाबी जो है, जो वर्कशॉप में है, ये एक ऑपरेटर तो नहीं बनाता ना, सेम ऑपरेटर। ये तो कोई इंग्लैंड में बना रहा है, कोई पाकिस्तान में बना रहा है, कोई उधर बना रहा है, कोई इधर बना रहा है, ठीक है। सही सर। तो वो तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे पार्ट जो असेंबल हो रहे होते हैं, जो आपस में कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो एक ही ऑपरेटर बना रहा होता है, ठीक है। समझ गया तो सर, वो समझ डिफरेंट ऑपरेटर गया। बनाते हैं, डिफरेंट जगहों पे होते हैं। और ठीक ये हो गया, समझ गया इकोनॉमिकल सर, भी नहीं समझ है गया। कि उनको जो है ना आप एक ही ऑपरेटर बनाएं, ठीक है। तो इसकी समझ गया स्लाइड के सर, आखिर में सही हो यही गया। बात बताई गई है कि मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक जो है ना, वो क्या करते हैं, ए कंप्लीट प्रोडक्ट बी ब्रोकन इनटू वेरियस कंपोनेंट्स पार्ट्स सो दैट द प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्ट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस लीडिंग टू ए स्पेशलाइजेशन। एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं वो, इतने स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं, इतने वो जो है ना डेडिकेट हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि एक पार्ट को जो है ना बिल्कुल विद इन लिमिट और मीन के साथ उसको, जिस तरह ये भी अफनान ने क्वेश्चन किया कि उसमें जो है ना वो लिमिट्स बड़े कम होती हैं, ठीक है। तो वो फिर क्या सही हो होती हैं, गया, वो सही हो गया सर। इंटरचेंज हो सकती हैं। दोबारा इस वाले स्लाइड पे आते हैं। To achieve this, it is essential that the parts are manufactured in bulk to desired accuracy and at the same time adhere to the limits of the accuracy specified. Manufacture of components under such condition is called interchangeable manufacturing कहते हैं इसको, ठीक है। क्या करते हैं कि parts are manufactured in a bulk to produce to desired accuracy and at the same time adhere to the limit of accuracy specified. इस कंडीशन में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अक्सर ये आपने देखा भी होगा कि यार वो जब उस्ताद शागिर्द को कहते हैं कि यार वर्कशॉप में कि 12 नंबर चाबी दो, जब वो 12 नंबर चाबी यूज़ करता है ना, तो वो जो है ना उस पर स्लिप हो रहा होता है, उसमें क्लियरेंस होती है नट में या बोल्ट में ना, उसको खोलने के लिए। तो उसे कहते हैं नहीं यार ये काम, ये इसमें नहीं आ रही, 12 की जगह 13 ले आओ, तो वो 13 लेके आता है, 13 उस पर आ रही होती है, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, बल्क में जो है ना वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन करते हैं, डिफरेंट एक्यूरेसीज होती हैं, उसमें जो है ना वो डिफरेंट किस्म की डायमेंशन आ रही होती हैं। तो उसके लिहाज से फिर अगर एक काम ना करे तो दूसरा तो फिर होगा ना उसके साथ, सही है। तो दैट इज़ द इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग। व्हेन इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चर इज अडॉप्टेड, एनी वन कंपोनेंट selected at random should assemble with any other arbitrary chosen to be assemble components। मैं आपको शुरू में ये बात बता रहा था कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ ख़राब होती है ना एक जगह पे, तो उसकी जगह आप ऑर्डर करें सेम चीज़, तो वो भी उधर जो है ना यूटिलाइज हो, उधर उसका फंक्शन सेम हो जिस तरह वो टूटे वाली चीज़ का था। इसको कहते हैं इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग या स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं इसको, कि हर एक चीज़ जो है ना एक स्टैंडर्ड बनाई गई हो, ये ख़राब हो दूसरी आप ऑर्डर करें, दूसरे भी बिल्कुल सेम फंक्शन करें उस जगह पे। In order to assemble within the predetermined fit, the dimensions of the component must be confined within the permissible tolerance limits, ठीक है। कि अगर आप असेंबल करें जहाँ पे वो फिट है, जहाँ फिट का मतलब ये है कि जहाँ पे वो दो पार्ट्स आपस में कंबाइन हो रही हैं, द डायमेंशंस ऑफ द कंपोनेंट्स मस्ट बी कन्फाइंड विद इन ए परमिसिबल टॉलरेंसेस लिमिट होनी चाहिए उसमें, तब जाके जो है ना क्या होगा, इंटरचेंजेबल होंगी। By interchangeable assembly, we mean that identical components manufactured by different operators using different machine tools and under different environment conditions can be assembled and replaced without any further modification during the assembly stage and without affecting the function of the components when assembled. So this is the objective of interchangeability, कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जो डिफरेंट जगहों पे बने, एक स्टैंडर्ड बनाएं, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक 12 नंबर चाबी पाकिस्तान में बने, इंग्लैंड में बने, यूएस में बने, हर जगह पे सेम डायमेंशन की बने, ठीक है। कंडीशंस डिफरेंट हो, ऑपरेटर्स डिफरेंट हो, असेंबल डिफरेंट जगह पे हो, एक जगह पे हो, तो क्या हो, उसका फंक्शन जो है ना वो ख़राब ना हो, वो काम करे, उसको हम रिप्लेस करें, दूसरा ऑर्डर करें तो भी वो काम करें, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। Modern manufacturing techniques that complements mass production or identical parts facilitating an interchangeability of the components have been developed। जैसे हम पिछली वो फर्स्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक जो है ना, इसने जो है ना ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी जो है ना इसको अडॉप्ट कर दिया। प्रोडक्शन ऑन एन इंटरचेंजेबल बेसिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद द करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
जिसकी वजह से जो है ना प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है और उसकी वजह से जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम से कम हो रही है। जब स्पेशलाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक पार्ट को वो बना रहे हैं, एक पार्ट बना रहे हैं। अगर आपको याद हो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, मैंने वो पिछली वो सब्जेक्ट में पढ़ाया था, उसमें भी ये जो है ना स्पेशलाइजेशन और डेडिकेशन की तरफ हम गए थे कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दो पार्ट्स बन रहे हैं असेंबली में। असेंबली में दो पार्ट्स होते हैं, एक जो है ना पुली है और एक शाफ्ट है, ठीक है, या नट एंड बोल्ट। सिंपल मैं आपको बताऊं, असेंबली में नट एंड बोल्ट को आप असेंबल करते हैं ना सब, हेलो, ठीक है, नट एंड बोल्ट को आप असेंबल करते हैं ना, नट और बोल्ट। जी जी ये यस सर। दो पार्ट जो है ना, इसमें स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है ना, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये है कि ये नट है और ये बोल्ट है। आप नट को वो बोल्ट की जो होती है ना स्क्रूज, क्या कहते हैं, थ्रेड्स में घुमाते हैं तो जी फिट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि इस नट को एक अलग सेल में बनाया जाए और इस बोल्ट को एक अलग सेल में बनाया जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि नट वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं, नट की मशीनें अलग होती हैं, बोल्ट की मशीनें अलग होती हैं, बोल्ट के ऑपरेटर अलग होते हैं। अब एक ऑपरेटर जब एक चीज़ दोबारा बनाता है ना, इसको हम कहते हैं मास प्रोडक्शन, आइडेंटिकल पार्ट्स बना रहा होता है। एक पार्ट दोबारा बना रहे हैं तो उससे वो वर्कर जो है ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है और वो जो है ना फिर वो बोल्ट को बनाने में बड़ा उसकी जो है ना वो एक्सपीरियंस बन जाता है, तो वो बोल्ट को बड़ा परफेक्ट बनाता है, ठीक है। इसी तरह नट वाले जो है ना वो भी नट में जो है ना उनकी स्पेशलाइजेशन बन जाती है। नट के सारे जो है ना मटेरियल, उसकी सारी मशीन एक जगह पे होती हैं, उसका वर्कर ऑपरेटर, वहाँ पर फोरमैन, वहाँ पर जो मेंटेनेंस वाला होता है, मशीन का मेंटेनेंस, वो सारे एक जगह पे होते हैं। तो वो जो है ना उसको बनाने के लिए जो है ना वो बड़े स्पेशलाइज हो जाते हैं। इस वजह से जो नट बनता है ना और जो बोल्ट बनता है वो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, और वो फिर आप जो बनते हैं तो वो इंटरचेंजेबिलिटी में बड़ा उनको हेल्प होती है, उसमें कॉस्ट पे कम हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और फिर जो वो बनते हैं तो एक्सक्यूज सर, जी जी सर ये एक क्वेश्चन पूछना था कि आपने अभी इससे पहले कहा कि जो पार्ट होंगे हम दोबारा बनाएंगे ना, अगर इंटरचेंजेबिलिटी हम करना चाहें। जी जी हेलो, जी जी तो उसमें सर अगर जो पार्ट होगा वो ख़राब हो गया, हम दूसरा लगाना चाहें, तो वो उसकी भी डायमेंशन जो होंगी वो सेम होंगी? एग्जैक्टली सेम होंगी ना। अगर सेम नहीं होगी तो फिर तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी पे तो वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। फिर जिसने बनाया है वो जो है ना उसने प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी पे काम नहीं किया, ठीक है सर। स्पेशली इन तो असेंबली आपने कहा पार्ट्स। कि उसमें फिर कुछ मसले आएंगे ना, अगर हम दोबारा नया पार्ट लगाना चाहें तो मसला आएगा, इसलिए मैंने पूछा। असल में यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द इंटरचेंजेबिलिटी प्रोसेस ना, या प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। तो मैं वो आपको वो जी सर। डिफरेंट सिनारियो में बता रहा था कि मसला आ सकता है, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोशिश ये करती है कि फॉर एग्जांपल असेंबली के पार्ट्स हैं ना, असेंबली के पार्ट्स, उसमें जी सर। इंटरचेंजेबिलिटी का जो है ना प्रिंसिपल लाजमी अप्लाई होता है, ठीक अच्छा है। एक सर। पार्ट, एक नट एंड बोल्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी ना, तो जी सर। इसमें जो है ना ये जब असेंबली में ऑपरेशन होगा नट एंड बोल्ट में, तो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी को ये काफ़ी जो है ना ये सिग्निफिकेंस है इसमें। तो इसीलिए नट एंड बोल्ट जब बनाए जाएंगे, इसकी डायमेंशंस, इसकी लिमिट्स, इसकी क्वालिटी पे जो है ना बहुत ज़्यादा ये सिग्निफिकेंस देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अच्छा अदरवाइज ये सर, क्या होगा, मतलब सेम पार्ट की हम इंटरचेंजेबिलिटी कर सकते हैं? सेम पार्ट्स की होती है ना इंटरचेंजेबिलिटी। देखें, ये मैं जी आपको सर। बता रहा हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होते हैं ना, जब वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, जब असेंबली वाले पार्ट्स होंगे ना, तो उनको पता होता है कि यार ये जी सर। इंटरचेंज होंगे, ठीक है। ये पार्ट जब सही ख़राब सर। होगा तो जो यूज़र होगा वो दूसरा सेम पार्ट जो है ना वो ऑर्डर करेगा, मंगवाएगा, यूज़ करेगा ना। ऑर्डर करें। तो फिर क्या होगा कि हो सकता है उसकी जो है ना फिर क्वालिटी वो ना हो, तो इसलिए वो क्वालिटी पे बड़ा ध्यान देते हैं असेंबली पार्ट्स पे, ठीक है सर। कि ऐसे ना हो कि यार हम एक जो है ना वो लोअर लिमिट कम से कम हो, दूसरा जो है ना वो अपर लिमिट से ऊपर हो। पहला जो पार्ट लगाया था वो तो था, लेकिन जब वो ख़राब हो गया, दूसरा लगाया तो दूसरा तो बिल्कुल यार उसमें उसमें इतनी क्लियरेंस आ रही है, उतना प्ले आ रहा है उसमें, तो ये तो यार फिर कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा ना। ठीक है तो सर। इसीलिए ऐसे पार्ट्स जो असेंबली में यूज़ हो रहे हो ना, असेंबल हो रहे हो, तो उसकी जो क्वालिटी होती है ना, ये
बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। उसकी जो लिमिट्स होती हैं ना, ये बड़े क्लियरली डिफाइंड भी होते हैं, और उस पर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसको चेक भी करते हैं। कोई भी पार्ट वो लिमिट से बाहर होना एकदम रिजेक्ट। ठीक है, ओके सर। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की यस कोशिश कर रहा हूँ। और यही वजह है कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में लोग क्या किधर जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर देखें एक ही मैन्युफैक्चरिंग फर्म नट भी बनाए और बोल्ट भी बनाए और एक ही मशीन पे बनाए ना, एक ही जगह पे, और एक सारे वर्कर्स आपस में कभी नट पे जा रहे हैं कभी बोल्ट पे जा रहे हैं, तो वो फिर इतने स्पेशलाइज नहीं होंगे ना। मैं जी तो आपको सर। वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ नट एंड बोल्ट्स की। दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, इतनी असेंबल पार्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, उसमें नहीं 50-50 100 असेंबल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको नट एंड बोल्ट्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, स्मॉल सी एग्जांपल है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर हर एक पार्ट को अलग अलग सेल्स में बनाते हैं, ताकि क्या वो स्पेशलाइजेशन आ जाए। एक पार्ट जब बन रहा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बने। लिमिट में भी वो इतनी कम लिमिट रखते हैं और ऐसी क्वालिटी बनाते हैं ना कि उसमें इंटरचेंजेबिलिटी तो बहुत आराम से आ जाती है। ठीक है। यस सर। Another major advantage of interchangeability is the ease with which replacement of defective or worn parts is carried out, resulting in reduced maintenance cost. ठीक है, तो वो क्या होता है कि इजीली जो है रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, और वो क्या करती है, मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है, आप उसको जो है ना एक रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। रिप्लेस नहीं करेंगे तो उससे मेंटेनेंस बढ़ सकती है, कोई मशीन में मसला आ जाए क्योंकि आपने पार्ट रिप्लेस नहीं किया था। ठीक है, आगे जाते हैं। आप लोग प्लीज़ ये अपने जो माइक्रोफोन्स हैं इसको बंद करें। अगर आपको क्वेश्चन हो तो फिर आप खैर ऑन कर लिया करें। In addition, the operator by performing the same limited numbers of operations become a specialist in that work. The same thing I was telling you in the previous slide कि क्या होता है कि एक वर्कर है, एक ऑपरेटर है, अगर वो सेम नंबर ऑफ ऑपरेशन दोबारा दोबारा कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है, और वो काम बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ करता है और बड़ा परफेक्ट करता है। क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है उसका काम की, अगर वो बंदा दोबारा दोबारा करे उस काम को। In order to achieve interchangeability, certain standards needs to be followed, based on which interchangeability can be categorized into two types: यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी एंड लोकल इंटरचेंजेबिलिटी। ज़ाहिर बात है, इसके इनके नाम से ही जो है ना आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी एंड व्हाट इज़ लोकल इंटरचेंजेबिलिटी। लोकल वो है जो पाकिस्तान में है या सिर्फ नौशहरा में है या पेशावर में है, और यूनिवर्सल वो है जो दुनिया में है। ठीक है, दुनिया में कोई भी पार्ट हो तो हम जो है ना वो उसको चेंज करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं, और लोकल वो है जो यहाँ पर नौशहरा में या पेशावर में। यूनिवर्सल वो हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप ऐसा जो है ना, अगर आपके पास बड़ा अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है ना, तो उसमें अक्सर जो पार्ट्स होते हैं ना वो यूनिवर्सली इंटरचेंजेबल होते हैं। और कोई आप ऐसा पार्ट लें जो लोकल बनाया गया हो, मैन्युफैक्चर किया गया हो, तो उसके जो है ना पार्ट्स जो है ना फिर वो मिलते ही नहीं है। गाड़ियों की आप मिसाल ले लें, अगर आप ऐसी गाड़ी या कोई यहाँ पे किसी वर्कशॉप में कोई गाड़ी मॉडिफाई करके बनाएं तो उसके पार्ट्स फिर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप टोयोटा की गाड़ी लें या कोई करोला की लें तो उसके पार्ट्स यूनिवर्सली जो है ना मिल सकते हैं, हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसकी शाफ्ट्स हो गए, उसके बेरिंग्स हो गए, अपना बेरिंग होता है, आप जाके बताएं उनको कि मुझे मेरे पास टोयोटा गाड़ी है, उसका ये मॉडल है, तो इसका बेरिंग चाहिए फ्रंट व्हील का, तो वो आपको वहाँ पे ये चौधरी वाले जो हैं तो वो आपको दे देंगे आराम से। ठीक है, तो दैट इज़ पॉसिबल। यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी मीन्स द पार्ट्स टू बी असेंबल्ड आर फ्रॉम टू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यूनिवर्सल का मतलब ये है कि दो डिफरेंट सोर्सेज से जो पार्ट्स आ रहे हो ना उनको असेंबल किया जा रहा हो। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के पार्ट्स हैं लेकिन सेम गाड़ी के हैं। जिस तरह हमारे पास बेरिंग मलेशियन भी होता है, थाई का भी होता है। बेरिंग जो है ना वो जापानीज़, अक्सर मैं अपनी गाड़ी के लिए जापानीज़ सर्च करता हूँ, वो थोड़ा महंगा होता है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर लूँ तो सही लूँ, ओरिजिनल लूँ। जापानीज़ थोड़े से अच्छे ड्यूरेबल भी होते हैं, तो इसलिए मैं जापानीज़ पार्ट्स को जो है ना प्रायोरिटी देता हूँ, प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। To achieve universal interchangeability, it is desirable that the common standards be followed by all, and the standards used at various manufacturing locations be traceable to international standards के मुताबिक अगर बनाए जाए ना तो वो यूनिवर्सल इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है,
लोकल इंटरचेंजेबिलिटी मीन्स दैट ऑल पार्ट्स टू बी असेंबल्ड आर मेड इन द सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपके जो पैंट ले रहे हैं आप, अक्सर ये बाहर ममालिक में बड़ा हमें फील होता था कि अगर आप Ben 10 का की शर्ट लें तो उसका जो मीडियम होता है वो बड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। मुझे जो है ना वो Ben 10 की मीडियम मेरे ऊपर सही थी शर्ट, और जो दूसरी है कौन सी है, टॉप 10 है या यूनिक्लो की, उसका जो लार्ज था वो मुझे बराबर था। तो ये जो है ना ये क्या है कि मतलब हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जो है ना अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं साइज़ की। इस तरह और भी चीज़ें, पैंटें हैं उनकी वेस्ट वगैरह। जी इंतज़ार खान। सर मैंने ये इंतज़ार आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही बिल्कुल। ये जो यूनिवर्सल जी जी इंटेंजिबिलिटी है, जी मतलब सर मैंने ये पूछा था कि यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी जो है उसके लिए हमने कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है? यूनिवर्सल की जो इंटरचेंजेबिलिटी है ये इंडस्ट्रीज़ जो है ना इसको फॉलो करती हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ISO के, क्वालिटी के, उनकी जो है ना डिफरेंट क्वालिटी लेवल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना फिर क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं जो वर्कशॉप में 12 की चाबी है ना, 12 की चाबी, 12 की जो की है जिससे वो नट 12 का खुलता है, ठीक है। तो उसकी जो है ना अपनी लिमिट्स हैं, अपनी क्वालिटी के उसके अपने टॉलरेंसेस हैं। तो उसके लिहाज से अगर वो बनेगा तो वो यूनिवर्सल की होगी, और अगर वो लोकल किसी लेथ मशीन पे, मिल मशीन पे बनेगी तो वो फिर जो है ना यहाँ की होगी। समझ आ रही है आपको? इंतज़ार सर जी यस सर। सर असल में ये जो स्टैंडर्ड्स होंगे जिस ISO मैंने क्वालिटी में कुछ काम किया है, इंतज़ार आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। काफी काम किया है, तो ISO जापानी स्टैंडर्ड्स है या जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है, ये डिफरेंट होते हैं। जी जी बिल्कुल ये डिफरेंट होते हैं, यही बात मैं। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। सिग्नल्स मेरी वीक है सर, अच्छा आप कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए फिर आपका जो क्वेश्चन है मुझे आप वो फिर व्हाट्सएप पे भेजें या उस पे भेजें, ये क्लासरूम में ना, सर लग गया भी तो फिर एक्सक्यूज मी सर स्क्रीन तो शेयर करो ही कना जी दा फॉर एग्जांपल स्क्रीन दे वाला हर यू लाइन तो एक्सप्लेन कई आता है सर हम्म, هو أبو خروف شو بحكي ما فرقهم كي كان شيء لازم ندير ولا كيا एक्सक्यूज मी सर सर ये जो इंटरचेंजेबिलिटी है जी सर, जी ये सिर्फ क्वालिटी के लिए या फिर डायमेंशंस भी इसमें आते हैं सर? तो क्वालिटी इज़ द नेम ऑफ डायमेंशंस। हमने जो जी सर। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मेट्रोलॉजी में, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी डायमेंशंस ही होती है ना। डायमेंशंस विद इन ए लिमिट होंगी तो क्वालिटी अच्छी होगी, अगर डायमेंशंस आउट ऑफ लिमिट होंगी तो इसका मतलब है कि ये क्वालिटी नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है कि एक तो डायमेंशंस होती है जो एक चीज के, एक प्रोडक्ट की साइजेस होती है जी सर, जी और दूसरी क्वालिटी उसका जो मटेरियल वाइज मतलब उसका टेस्ट हो जाता है कुछ और। ये दोनों और इंटरचेंजेबिलिटी इसमें क्या किस तरह अप्लाई हो सकती है सर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं एक बोल्ट है और एक नट है, ठीक है, जी सर। इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एक जगह पे एक मटेरियल है उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ थ्रू नट एंड बोल्ट्स, ठीक है। अब ये है कि ठीक है। मैं नट एंड बोल्ट यूज़ कर रहा हूँ, एकदम जो है ना वो जो बोल्ट है वो टूट गया ना, या मुझसे गुम हो गया एकदम जी बोल्ट यूज़ सर। करके, तो मैंने फिर एक और नट मंगवाना है। जी सर। अब मैं उसी कंपनी का वही जो बोल्ट है वो मैं मंगवा रहा हूँ, ठीक। ठीक है। अब मैं उसी साइज़ का उसी कंपनी का वो जब मैं बोल्ट मंगवा रहा हूँ तो जब वो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो उसमें जा नहीं रहा। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ये जो बोल्ट है ना ये इंटरचेंजेबिलिटी के प्रिंसिपल पे नहीं बना, ओके सर, ठीक है। समझ इसका गया मतलब सर, ये अभी है कि क्लियर, ये जो है ना बिल्कुल ये क्लियर। लिमिट में नहीं है, जो रिक्वायर्ड लिमिट थी ना ये बिल्कुल उसके सर। मुताबिक नहीं बना। मतलब ये है कि क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है ना, क्वालिटी
बिल्कुल सर, इसीलिए क्लियर जो है ना सर। ये फिर क्या होगा, इंटरचेंजेबल नहीं होगा और ये इसकी क्वालिटी बेकार है। और ये मतलब इस कंपनी को मैं जो है ना या क्या करूँगा, मतलब वैसे होना तो नहीं चाहिए, एक कंप्लेंट वो करूँगा कि यार ये किस तरह की कंपनी है, कौन सी कंपनी, फिर आइंदा के बाद मैं वहाँ से पार्ट ही नहीं लूँगा फिर। अच्छा, ये एरो पता नहीं सर किसने बनाया है, ठीक है, ये मुशाहिद है या सर ये जलाल है? obtain the spares from any other source। अच्छा, जी सर ये obtain the spare as this becomes necessary to obtain the spares from any other source। सर इसका In क्या this मतलब है? local, in this यानी case, local standards are followed, which in turn should be traceable to international standards, as this become necessary to obtain the spares from the other source. Local standards में follow किए जाते हैं जो traceable होते हैं to international standards, which in turn should be traceable, as this become necessary to obtain the spares from any other sources. As this become necessary to obtain the spares from any other source. Necessary to obtain the spares from any other source. इसका मतलब ये होता है मेरे ख्याल में, इसका मतलब ये है कि आप जो है ना फॉर एग्जांपल लोकल स्टैंडर्ड्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, ये जो लोकल इंटरचेंजेबिलिटी में इसमें क्या होता है, लोकल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, वो जी भी सर। जो है ना ट्रेसेबल होने चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ इट शुड बी। क्योंकि जी क्या होता है कि अगर आपने दोबारा जो है ना स्पेयर पार्ट्स वगैरह आपने मंगवाने हो, ठीक है, जी सर। तो ये क्या हो कि ये दूसरे सोर्स से आप मंगवा रहे हो, तो उसके साथ जो है ना अगर मंगवाना चाहो तो वो भी तकरीबन इसके एक जैसे होने चाहिए, अदरवाइज फिर ये किस तरह वो करेंगे। हम्म, Which in turn should be traceable to international standards as this become necessary to obtain the spares from any other source। ये कह रहा है कि लोकल स्टैंडर्ड्स जो है ना अगर वो फॉलो होते हैं तो उनको भी जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ ट्रेसेबल होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप जो स्पेयर्स मंगवा रहे हो ना तो फिर वो जो है ना क्या होंगे, जी सर। वो जो है ना विद इन ए लिमिट नहीं होंगे। मतलब इसमें इन्होंने जस्ट हम्म, रिकमेंडेशन दी है कि लोकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं उसमें फॉलो होते हैं, वो भी किसी एक ख़ास स्टैंडर्ड के साथ होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू obtain the spares from any other source। ठीक है, सर तो इधर तो लिखा है कि स्पेयर जो है तो अदर सोर्स से ऑब्टेन करने चाहिए, ये नेसेसरी है सर, हाँ ना, तो मैं ये आपको कह रहा हूँ ना, यानी जरूरी है। ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल आप एक लोकल वो है प्रोडक्ट है, लोकल स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो जी कर सर। रहा है, तो वो भी आके जाके किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ उसकी जो है ना वो ट्रेसेबल होनी चाहिए ना इसकी। जी सो सर। फिर ये इजी हो जाएगा, इट बिकम नेसेसरी टू ऑब्टेन द स्पेस फ्रॉम एनी अदर सोर्स। सही सर। मतलब ये है कि सर उस पार्ट को बनाने के लिए जो स्पेयर्स चाहिए हाँ होते हैं, हाँ यही मैं यानी आपको बता रहा हूँ, स्पेयर पार्ट्स। बेरिंग में जो हाँ, वो होते हैं सर, स्पेयर वो पार्ट्स की बात बॉल्स कर रहा हूँ, जैसे बिल्कुल होते हैं गाड़ी है बेरिंग ना, में। गाड़ी लोकल मैन्युफैक्चर जी की सर। गाड़ी, कोई साइकिल है या जो भी है ना, तो वो भी जो है ना, हम्म, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोराब बनती है, सोराब साइकिल, जी तो सर। सोराब साइकिल में जो पार्ट्स होंगे तो वो जाहिर बात है आप ये जो सोराब जो कंपनी है लाहौर में, वहीं से आपके उसके स्पेयर पार्ट बनेंगे, या इधर यहाँ पर उसका कोई आउटलेट होगा, यहाँ पर दुकानों में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जी सर। उसके पार्ट्स और आपका जो है ना कोई गियर ख़राब है गाड़ी साइकिल का, ठीक है, तो जी उसमें सर। आप जो है ना चाइना का जो है ना वो नहीं डाल सकते गियर। जी सर। इसको भी आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अगर लेके जाएं, ठीक है, तो हम्म, फिर क्या होगा, फिर आप ये जो है ना इसके स्पेयर पार्ट्स किसी भी सोर्स से आप ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, जी सर। सही सर। ठीक है। लेकिन ये होगा कि आपने इसके ठीक है सर। स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, हम्म, ठीक है। असल में ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी पे देखें, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो बुलेट्स होंगे वो बड़े रिलीवेंट होंगे, थोड़े से जो है ना इसमें ऐसी भी हम्म, चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा जो है ना आउट ऑफ वे पे चले जाता है। जी सर। अच्छा, इन सेलेक्टिव असेंबली द मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, ठीक है। क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है ग्रुप में ऑन द बेस ऑफ देयर साइजेस, कुछ स्मॉल साइजेस होते हैं, कुछ बड़े साइज के पार्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है। ऑटोमेटिक गेजिंग इज एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस, इसमें क्या होती है, एक ऑटोमेटिक गेजिंग होती है जो गेज करता है, चेक करता है कि पार्ट्स स्मॉल हैं लार्ज हैं, किस ग्रुप में इसको डालें। बोथ the to be assembled parts are segregated according to their size and only image groups of the assembly parts are assembled, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पार्ट्स को सेग्रीगेट किया जाता है साइज़ के मुताबिक, और
मेज ग्रुप ऑफ द असेंबल पार्ट्स आर असेंबल्ड होते हैं फिर कि कौन कौन से पार्ट्स असेंबल पार्ट्स में होते हैं, उन पार्ट्स को एक साथ एक ग्रुप में डाल लेते हैं और फिर बाद में उसको असेंबल किया जाता है थ्रू ऑटोमेटिक गेजिंग। The second thing is selective assembly approach. The selective assembly approach, this is what can I say, जो हमने अभी लेक्चर पढ़ा है इससे पहले इंटरचेंजेबिलिटी के लिए, ये थोड़ा सा उससे हटके है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें हम इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू प्रोड्यूस द पार्ट्स इकोनॉमिकली एंड एट द सेम टाइम मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर ट्रबल फ्री ऑपरेशन। ठीक है, दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, कॉस्ट और क्वालिटी किसी भी प्रोडक्शन के लिए। ये जो है ना अप्रोच, इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव असेंबली अप्रोच। मैं आपको वैसे बता दूं कि ये क्या होता है। हम सेलेक्ट करते हैं 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, उसके मुताबिक ये हो सकता है, अब आगे जाके देखेंगे कि एक पार्ट जो है ना वो बना हो लोअर लिमिट पे और सेम पार्ट एक और जगह बना हो अपर लिमिट पे, लेकिन दोनों जो है ना विद इन ए लिमिट हो, तो दोनों क्वालिटी पे तो फिट है ना दोनों। ठीक है, दोनों मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। एक की डायमेंशन है, मतलब मीन जो है ना 18 सेंटीमीटर का पार्ट्स हम बना रहे हैं और जो लिमिट है विच इज़ फ्रॉम 17 to 19, तो एक पार्ट बन गया 17 का और एक और जगह पे एक पार्ट बन गया 19 का, दोनों क्वालिटी पे फिट हैं। ठीक है, लेकिन अगर 17 वाला पार्ट ख़राब हो गया तो 19 वाला पार्ट जब वहाँ पे लगता है ना तो वो फिर उस तरह काम नहीं करता, उस तरह फंक्शन नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए ये एक और अप्रोच है, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव असेंबली अप्रोच। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। हमने अगर फॉर एग्जांपल एक 17 वाला पार्ट ख़राब हो गया तो उसकी जगह एक और पार्ट चेक करते हैं, यार वही सेम पार्ट स्टैंडर्ड डालते हैं, यार वो थोड़ा सा खुला आ रहा है इसमें, तो चलो यार इसको हटा दो, एक और सिलेक्ट कर दो, ये थोड़ा सा लूज आ रहा है, चलो एक और सिलेक्ट कर दो, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। आपने देखा होगा ये लोग इस तरह करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव असेंबली अप्रोच। ठीक है, समटाइम्स फॉर इंस्टेंस इफ ए पार्ट, देखें सेकंड बुलेट की तरफ आप देखें, sometimes for instance if a part of minimum limit is assembled with to be assembled part of the maximum limit, the fit obtained may not only satisfy the functional requirement of the assembly. ठीक है, the reasons may be attributed to the issues of the accuracy and uniformity that may be not be satisfied by the certainty of the fits given under a fully interchangeable systems. It should be realized that in practice complete interchangeability is not always feasible. ठीक है, इंस्टेड सेलेक्टिव असेंबली अप्रोच कैन बी इम्प्लाइड। ये जरूरी नहीं है कि इन प्रैक्टिस कंप्लीट इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल हो, इसे फिजिबल हो। इसीलिए क्या करते हैं कि वी आर यूजिंग सेलेक्टिव असेंबली अप्रोच। अटेनिंग कंप्लीट इंटरचेंजेबिलिटी इन दीज केसेस इन्वॉल्व सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक पार्ट है वो एक असेंबल हो रहा है, ठीक है, वो फिट नहीं आ रहा, तो इस पे हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट आ सकती है। इंस्पेक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन में भी आ सकती है और मटेरियल हैंडलिंग में भी आ सकती है। ठीक है, सो ए सेलेक्टिव अप्रोच इज एम्प्लॉयड वेयर इन द पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू वाइडर टॉलरेंसेस। In selective assembly, despite being manufactured to rather wide tolerances, the part fits and function as if they are precisely manufactured in precision laboratory to very close tolerances. This ensures that complete protection and elimination of defective assemblies and the machining costs are reduced because the parts are produced with wider tolerances. Selective assembly find applications in aerospace and automobile industries. In a broader sense, a combination of both interchangeable and selective assembly exists in modern day manufacturing industry, which help to manufacture quality product. मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके दोबारा मैं आपको बताऊँ कि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं सेलेक्टिव असेंबली अप्रोच की, ये एरोस्पेस में भी हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हैं, जो आजकल की जो मॉडर्न डे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें दोनों टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं, इंटरचेंजेबल पार्ट्स की भी और सेलेक्टिव असेंबली भी। ठीक है, सो दिस इज़ अप टू द सेशन